हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आपको सब्जेक्ट जो पढ़ा रही हूँ जूरिस्प्रूडेंस है। टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं काइंड्स ऑफ पोजेसन, कब्जे के प्रकार क्या होते हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इनको 3 पार्ट्स में 6 पार्ट्स हैं, मैंने 3 पार्ट्स अभी पढ़ा रही हूँ, भी आगे 3 पार्ट्स और बताऊँगी। तो देख रहे होंगे कॉर्पल एंड इनकॉर्पल पोजेसन, मूर्त कब्जा और अमूर्त कब्जा। तो मूर्त कब्जा क्या कह रहे हैं? फिजिकल कंट्रोल। मूर्त कब्जा मतलब होता है जिन चीज़ों पर हमारा फिजिकल कंट्रोल होता है उन्हें ही हम मूर्त कब्जा या कॉर्पल पोजेसन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हाउस, लैंड, वॉच। रोमन लॉ में मूर्त कब्जे को क्या कह रहे हैं? कॉर्पोरियल पोजेसन कह रहे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि रोमन लॉ में कॉर्पल पोजेसन को क्या कहते हैं? पोजेसियो कॉर्पोरेरिस। क्या कह रहे हैं? पोजेसियो कॉर्पोरेरिस रोमन लॉ में कह रहे हैं। और अमूर्त कब्जा क्या होता है? भौतिक वस्तु पर वास्तविक कब्जे को छोड़कर अन्य प्रकार के कब्जे को अमूर्त कब्जा कहते हैं। इसका मतलब जिन चीज़ों पर हमारा फिजिकल कंट्रोल नहीं है वो उन चीज़ों को छोड़कर हम उन पर हमारा कब्जा कैसा है? इनकॉर्पल पोजेसन है, अमूर्त कब्जा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए राइट टू गुडविल। एग्जाम्पल क्या देखते हैं? गुडविल, प्रतिष्ठा का अधिकार। अब लोग गुडविल बेच देते हैं। अगर आप देखेंगे कि व्यापार में लोग अपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर आपको याद हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 27 में अगर याद हो कि कॉन्ट्रैक्ट हम अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करने के हम व्यापार करने के अधिकार पर कोई रोक नहीं लगा सकते। लेकिन एक एक्सेप्शन दिया है गुडविल कि अगर कोई व्यक्ति अपने गुडविल को बेच दे, प्रतिष्ठा को बेच दे। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस मार्कर को हाथ में पकड़े हुए हैं और मार्कर पे जो भी नाम लिखा हुआ है ये एक गुडविल है उस कंपनी की। अगर कंपनी इस गुडविल को बेच दे तो कंपनी अब इस नाम से, इस गुडविल के नाम से काम नहीं कर पाएगी। मार्कर को बेच सकती है लेकिन मार्कर बेचते समय वो इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी क्योंकि मार्केट में इस मार्कर से उसकी गुडविल बनी हुई थी इस नाम से और उसने अपने नाम की गुडविल को बेच दिया है। एग्जाम्पल एक और भी दे सकते हैं अमूर्त पोजेसन का या इनकॉर्पल पोजेसन का। राइट टू वे, रास्ते के आने और जाने का अधिकार। राइट टू ईजमेंट एक्ट जो आपको मैंने ओनरशिप में भी बताया था, यहाँ पर भी एग्जाम्पल बता रही हूँ। ईजमेंट एक्ट क्या कहता है कि अगर हम किसी रास्ते से 10 से 15 20 साल से लगातार जा रहे हैं तो उस रास्ते पे हमारा अमूर्त कब्जा एक हो जाएगा। हमें और आने और जाने के राइट से हमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो हम ईजमेंट एक्ट में 1882 में सूट फाइल करके हमें राइट मिल जाएगा कि हम उस रास्ते से और जा सकते हैं और वहां पर कोई और रास्ता नहीं है। इस कब्जे को, इनकॉर्पल पोजेसन को रोमन लॉ में क्या कहा गया है? पोजेसियो जूरिस कहा गया है और क्वासी पोजेसियो भी कहा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि रोमन लॉ में क्या क्या किन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। अब दूसरी चीज आपको बताने जा रहे हैं इमीडिएट पोजेसन और डायरेक्ट। इमीडिएट पोजेसन को ही डायरेक्ट पोजेसन कहा गया है। तत्कालिक कब्जे को ही प्रत्यक्ष कब्जा कहा गया है। कैसे? अगर हम खुद जाएं मार्केट में और दुकान खरीदें तो हमारा उस बुक पर पोजेसन क्या होगा? इमीडिएट पोजेसन होगा, डायरेक्ट पोजेसन होगा। लेकिन इमीडिएट पोजेसन कब होगा? इमीडिएट पोजेसन का मतलब होता है इनडायरेक्ट पोजेसन या मध्यवर्ती कब्जा। अगर हम अपने दुकानदार के पास खुद नहीं जाएं बल्कि अपने सर्वेंट को भेज दें कि आप मेरे लिए एक पुस्तक खरीद लाइएगा, बुक खरीद लाइएगा, तो दुकानदार जब उस सर्वेंट को बुक देता है तो उस सर्वेंट का जो पोजेसन होता है वो डायरेक्ट पोजेसन होता है। डायरेक्ट का मतलब इमीडिएट होगा और हमारा अभी क्या है? इमीडिएट पोजेसन है। लेकिन जब सर्वेंट हमें किताब दे देगा तो हमारा उस बुक पर डायरेक्ट पोजेसन होगा और सर्वेंट का इमीडिएट पोजेसन समाप्त हो जाएगा। इमीडिएट सर्वेंट का क्या होगा? डायरेक्ट पोजेसन समाप्त हो जाएगा, इमीडिएट पोजेसन पूरा समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया हो तो मैं आगे बताऊं, अगर नहीं आया तो फिर से इस एग्जाम्पल को बताना चाहूँगी कि इमीडिएट का मतलब होता है डायरेक्ट। अगर हम किताब को खरीदने डायरेक्ट जाते हैं तो वो क्या होता है? डायरेक्ट पोजेसन कहलाता है। और अगर हम किताब खरीदने के लिए अपने नौकर को भेजते हैं तो ये इनडायरेक्ट पोजेसन है क्योंकि डायरेक्ट पोजेसन किसके पास है? नौकर के पास है और हमारा पोजेसन कैसा है? इनडायरेक्ट। अब हम जैसे ही हमें नौकर दे देता है बुक तो नौकर का क्या होता है? नौकर का पोजेसन समाप्त हो जाएगा और हमारा उस बुक पर डायरेक्ट पोजेसन बन जाएगा। मतलब जो पोजेसन पहले इनडायरेक्ट था अब वो डायरेक्ट पोजेसन में चेंज हो गया है। दूसरी चीज़ आपको बताने जा रहे हैं क्वासी पोजेसन, आभासी या सदस्य कब्जा। तो रोमन लॉ में इसे पोजेसियो जूरिस कहा गया था और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर इनकॉर्पल पोजेसन को भी रोमन लॉ में क्वासी पोजेसियो कहा है। ये जूरिस्टों ने कुछ चीज़ों को, मिलते जुलती चीज़ों को एक जैसा नाम दिया है। क्वासी पोजेसन एक वर्ड अलग से डिस्क्राइब किया गया, उसको भी आप पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह क्या कहता है? ये देखिए, व्यक्ति किसी वस्तु पर स्वामित्व की बजाय उस वस्तु से होने वाले सर्टेन एडवांटेज
कभी हकदार होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम किसी चीज़ के स्वामी हों तभी हम सर्टेन एडवांटेज के हकदार होंगे। हम उसके हकदार तब हो सकते हैं जब हम उस चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। कैसे, ये मैं आपको करूँगी। इसीलिए आभासी कहा गया। आभास का मतलब होता है एक कल्पना करना कि हमें ये राइट मिलेगा। उदाहरण के लिए एक ओनर है लैंड का और बी उस रास्ते से ए के रास्ते से ही अपने घर पहुंचता है, उसके घर आने का कोई रास्ता और नहीं है, वो हमेशा से इसी रास्ते को आता और जाता रहा है। तो लॉ की निगाह में बी को आने और जाने का जो राइट है वो कैसा राइट है, क्वेसी पोजीशन के रूप में माना जाएगा, क्योंकि बी के पास कोई और आने और जाने का राइट, आने और जाने का कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए ऐसे पोजीशन को क्या कहेंगे, क्वेसी पोजीशन कहेंगे। अब आपको मैं बढ़ाने जा रही हूँ कंकरेंट पोजीशन, समवर्ती कब्जा। देखिए, एक ही चीज़ पर दो लोगों का कब्जा नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मरकर मेरे हाथ में है तो उस पर केवल मेरा पोजीशन है, किसी दूसरे का पोजीशन नहीं हो सकता है। यही कंकरेंट पोजीशन कुछ बता रहा है कि एक ही चीज़ पर एक व्यक्ति का कब्जा होगा, दूसरे व्यक्ति का कब्जा नहीं हो सकता है। लेकिन सामान्य इसको क्या कह रहे हैं, एक्सक्लूसिवनेस इज द एसेंस ऑफ पोजीशन। कब्जे की अनंतता ही उसका वास्तविक मर्म है। इसका मतलब इस पर मार्कर पे मेरा कैसा पोजीशन है, एक्सक्लूसिवनेस। एक्सक्लूसिवनेस इज द एसेंस ऑफ पोजीशन। एक चीज़ पर एक ही व्यक्ति का कब्जा होगा और ये पोजीशन कैसा माना जाएगा, एक्सक्लूसिव पोजीशन माना जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए आप टीवी में या मोबाइल पे आप लोग गाने बजते हैं, देखते हैं और उस पर लिखा रहता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है किसी केवल इसी चैनल पे बज रहा है, किसी दूसरे चैनल को भी राइट नहीं मिला है। इसका मतलब उस गाने का राइट अभी एक ही चैनल के पास है, तो उनका पोजीशन केवल एक ही व्यक्ति के पास है। सॉन्ग का ये मतलब हुआ। तो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि किसी एक चीज़ पर एक ही व्यक्ति का कब्जा होगा, दूसरे व्यक्ति का पोजीशन नहीं हो सकता। लेकिन लॉ क्या कहता है, सिविल लॉ कहता है कि किसी वस्तु पर एक ही समय दो व्यक्तियों का कब्जा नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको इस बात को क्लियर किया। सिविल लॉ भी ये बोल रहा है कि एक चीज़ पर एक ही व्यक्ति का पोजीशन होगा, दूसरे का पोजीशन नहीं होगा। लेकिन सामंड कुछ बता रहे हैं, कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जहां एक चीज़ पर दो लोगों का कब्जा होता है। कह रहा है कि कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशंस हैं जहां पर चीज़ तो एक ही होगी लेकिन दो लोगों का पोजीशन होगा। तो ऐसे पोजीशन को क्या कहेंगे, करंट पोजीशन को ही डबल पोजीशन कहा जाएगा। एग्जाम्पल आपको देते हैं कौन कौन सी दशाएं हैं। पोजीशन ऑफ को ओनर, एक लैंड है और फादर लिख के गए हैं कि बेटे बी और सी दोनों लोगों का मकान पे कब्जा बना रहेगा। तो यहाँ पर दोनों का पोजीशन है, दोनों का टाइटल है, दोनों क्या है, को ओनर है। दोनों सहस्वामियों का कब्जा एक ही वस्तु पर एक समय में रहता है। दोनों ही अपने अपने लैंड के हिस्से में पोजीशन में है और दोनों को ही टाइटल है। को ओनर होते हुए भी दो लोगों का कब्जा एक साथ है। इसे रोमन लॉ में क्या कह रहे हैं, कम पोजेशियो कह रहे हैं। ऐसे पोजीशन को रोमन लॉ में को ओनर्स के पोजीशन को क्या कहते हैं, कम पोजेशियो। अब दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। एक व्यक्ति लैंड पर, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक लैंड पर हमारा पोजीशन बना हुआ है, ए का इस लैंड पे पोजीशन बना हुआ है और इस लैंड पर जो ए का पोजीशन बना हुआ है ये कैसा कब्जा है, मूर्त कब्जा, कॉर्पल पोजीशन जो हमें दिखाई पड़ रहा है। बी उस लैंड से आता और जाता है क्योंकि यहाँ से बी के रास्ते से ही उसका घर यहाँ पर बना हुआ है और इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो बी का इस लैंड पर कैसा कब्जा है, इन कॉर्पल पोजीशन है, अमूर्त कब्जा। लैंड एक ही है लेकिन दो लोगों का कब्जा एक साथ बना हुआ है। ए का उस जमीन पे कब्जा है और बी का उस आने और जाने के रास्ते पर कब्जा है। तो ये कब्जा क्या कहलाता है, कंकरेंट पोजीशन कहलाता है कि एक ही लैंड पर दो लोगों का पोजीशन है। इसे ही कंकरेंट पोजीशन को ही क्या कहा गया है, डबल पोजीशन कहा गया है। अब आप समझ में गए होंगे कि कंकरेंट पोजीशन का मतलब होता है कि एक ही वस्तु पर दो लोगों का कब्जा हो सकता है। कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जिनमें एक ही समय में हम एक वस्तु पर दो लोगों का कब्जा साबित कर सकते हैं। अब आपको मैं कंस्ट्रक्टिव पोजीशन के बारे में बता रही हूँ, आणविक कब्जा। तो आणविक कब्जा क्या है, देखिए पोलक क्या कह रहे हैं, ऐसा पोजीशन आणविक कब्जा। अब आणविक कब्जा क्या होता है, देखिए कुछ ऐसी चीजें कभी कभी होती है जिन पर हमारा फिजिकल कंट्रोल उस समय नहीं होता है लेकिन तभी एक कह सकते हैं इनडायरेक्ट पोजीशन बना रहता है। इसी को पोलक क्या कह रहे हैं, ऐसा पोजीशन जो रियल पोजीशन नहीं होता है लेकिन लॉ के ऑब्जेक्ट में उसे हम पोजीशन मान लेते हैं। हमारा रियल पोजीशन तो उस चीज पे नहीं है लेकिन हम लॉ के कुछ ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हम उन चीजों पर अपना पोजीशन मान लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए कमरे में ताला लगाकर, अगर किसी कमरे में हम ताला लगा दें और उसकी चाबी हम दूसरे व्यक्ति को सौंप दें तो जिसको हम चाबी सौंपेंगे
तो उस व्यक्ति के पास कैसा कब्जा होगा? कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होगा, आणविक कब्जा होगा, क्योंकि मकान का कब्जा उसी का है जिसका ये मकान है। लेकिन कुछ लॉ के ऑब्जेक्ट के लिए उस व्यक्ति के पास, जिसके पास चाबी है, उसके पास वो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन माना जाएगा। लेकिन कीटन ने इस एग्जाम्पल को एक्सेप्ट नहीं किया। कीटन ने इस एग्जाम्पल को एक्सेप्ट नहीं किया। कीटन ने कहा क्या? डिलीवरी ऑफ की, चाबी का परिधान, केवल क्या है? सिंबॉलिक एक्ट है। सिंबॉलिक एक्ट ना होकर इस बात का सिंबल है कि कब्जे का रियल ट्रांसफर हुआ है। तो कीटन इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं है पोलक की, और कहते हैं कि अगर हमने किसी को डिलीवरी ऑफ की दे दिए तो ये क्या है? ये माना जाएगा कि रियल ट्रांसफर कर दिया है, ये सिंबॉलिक एक्ट नहीं है। तो इट इज़ नॉट ए कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, इट इज़ ए रियल पोजेशन। और बिल्कुल पूरी तरीके से पोलक की बातों को डिनाइड कर रहे हैं और कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव पोजेशन नहीं है, रियल पोजेशन है, क्योंकि चाबी जिसके पास होगी हम उसे ही क्या मानेंगे? कब्जाधारी मानेंगे। लेकिन यहाँ पर पोलक ने ऊपर कहा था कि लॉ के कुछ ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए अगर हम किसी को कुछ सामान दे रहे हैं तो वो ऐसा पोजेशन कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ही माना जाएगा। लेकिन उसको क्रिटिसाइज कीटन ने किया। आगे फिर एडवर्स पोजेशन, प्रतिकूल कब्जा। प्रतिकूल का कब्जा का मतलब होता है कि हमारा इस लैंड पे कब्जा नहीं है, ये ज़मीन हमारी नहीं है, लेकिन बी जाए और ज़मीन पे अपना कब्जा कर ले। तो इस प्रकार हथियाई गई ज़मीन को क्या कहते हैं? एडवर्स पोजेशन, प्रतिकूल कब्जा। प्रतिकूल कब्जा, एडवर्स पोजेशन कब रियल पोजेशन में बदल जाता है, उसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। मान लीजिए हमने किसी ज़मीन पर एडवर्स पोजेशन कर भी लिया है, लेकिन हम कुछ चीज़ों को फॉलो करें, प्रिस्क्राइब पीरियड, एक निश्चित समय तक उस ज़मीन पे अपना कब्जा बनाए रखें, शांतिपूर्वक ढंग से उस ज़मीन पर रहें, बिल्कुल पब्लिकली रूप से रह रहे हैं, सबको पता है कि हम वहाँ पर रह रहे हैं, हमारी ज़मीन नहीं है तब भी हम रह रहे हैं, और बिना किसी हिंसा के वहाँ पर रह रहे हैं, और निरंतर कॉन्टिन्यूअस एक लॉन्ग टाइम तक रहते चले जा रहे हैं, तो ऐसा एडवर्स पोजेशन क्या माना जाएगा? बाद में रियल पोजेशन में चेंज हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में आपने काइंड्स ऑफ पोजेशन पढ़े और मैंने आपको सारे काइंड्स डिस्कस किए, 6 काइंड्स डिस्कस किए। आपको 6 काइंड्स याद रखने हैं, क्योंकि किसी से भी शॉर्ट नोट आ जाता है, जब लॉन्ग आएगा तो आप पूरा डिटेल दीजिए। अगर कोई शॉर्ट नोट आता है, मान लीजिए एडवर्स पोजेशन, तो आप 5 पोजेशंस का नाम लिख लीजिए और जिस शॉर्ट नोट को वो पूछ रहा है उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। मान लीजिए पूछ रहा है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, तो आप एक डायग्राम बना लीजिए, 6 काइंड्स के नाम लिख दीजिए और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन को आप डिफाइन कर दीजिए। वो शॉर्ट नोट आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब लॉन्ग में आएगा तो सारा पोजेशन आपको लिखना होगा, डेफिनेशंस लिखनी होंगी, जो मैं आगे के वीडियोज़ में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हो, मेरा चैनल अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। और एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जितनी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश में लिखी रहती हैं इंपॉर्टेंट बातें। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।